अब तक तो हमने बहुविकल्पी और अतिलघुत्री के प्रश्न को हल कर लिया है। अब बारी है 2022 के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के लघुत्री प्रश्न को हल करने की। तो चलिए हम लोग लघुत्री प्रश्न हल करते हैं। लघुत्री प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है कि आयताकार बगीचा। आयताकार क्या होता है? आयत कैसा होता है? आयत इस प्रकार का होता है। यह आयत हो गया। क्या करा है कि आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 है। मतलब कि जो इनका अनुपात दिया है, वह क्या दिया है? 5:3 दिया है। यह बगीचा दिखाई दे रहा है, आयताकार में था है, और इसका जो है अनुपात क्या है? 5:3 है। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? यदि आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1500 वर्ग फीट दिया है। वर्ग फीट दिया है। ठीक है, वर्ग फीट दिया है। अब एक चीज़ समझिए कि यह दिया है कितना है कि उसका क्षेत्रफल इतना दिया है और इसका अनुपात भी दे दिया है। और क्या हमसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है तो बगीचे के चारों ओर, मतलब कि ये जो बगीचा है इसके चारों तरफ, यहाँ से ऐसे 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 इसके चारों तरफ हमको क्या करना है? तार लगाने हैं। और तार लगाएंगे तो उस तार का खर्च कितना आएगा, यह पूछा है। और जबकि तार का मूल्य जो है 12 रुपया पर फीट जो है तार मिल रहा है। ठीक है, तार कितना मिल रहा है? तार का मूल्य कितना है? 12 रुपये पर फीट है। ठीक है, यह क्या है? तार का मूल्य है। ठीक है, तार का मूल्य, बगीचे का क्षेत्रफल हमको जो प्रश्न में दिया था हमको जो है हमने यहाँ पर लिख लिया है। और क्या कर रहा है? हमको पता करना है कि कितना रुपए खर्च हुआ है। तो सबसे पहले काम कर लेते हैं कि लंबाई और चौड़ाई पता कर लेते हैं कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। तो लंबाई और चौड़ाई पता करने के लिए हम यहाँ पर जो अनुपात दिया है, इसी अनुपात को के हिसाब से हम लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि माना आयताकार बगीचे की लंबाई 5x है। ठीक है, 5x है तथा चौड़ाई कितना है? 3x है। ठीक है, कितना है? 3x और 5x है, जिसमें से लंबाई कितनी है? 5x है और चौड़ाई कितनी है? 3x है। ठीक, और हमको पहले से पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया? लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है? उसका क्षेत्रफल है। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से कि लंबाई गुणे चौड़ाई हमको पता हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो आयताकार का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का मान यहाँ पर हमको पहले से दे दिया है कि इसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1500 वर्ग फीट। ठीक है, 1500 वर्ग फीट हमने क्या किया है? इसका क्षेत्रफल है। और लंबाई कितना है? लंबाई है 5x गुणे चौड़ाई कितना है? 3x है। ठीक है, अब यहाँ से हमको x का मान पता हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो कहाँ है पाएंगे?
आगे जब गुणा करेंगे तो पाएंगे कि 1500 बराबर 5 तिहाई 15 यक्स क्या होगा यक्स स्क्वायर। ठीक, अब यह जो है इसके साथ है, अब यह जो इसके साथ है सटा हुआ है तो मतलब गुणा का चिन्ह है, जब गुणा का चिन्ह जब इधर आता है तो भाग बन जाता है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर, ठीक है, यक्स स्क्वायर बराबर 1500 बटे 15, 15 से 15 कट गया, बचा का यक्स स्क्वायर बराबर 100। अब यहाँ पर हमको यक्स का मान ज्ञात करना है, इसलिए जो यहाँ से ये यक्स को हटा देंगे तो यह कौड़ी में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर में क्या लिखेंगे कि यक्स बराबर कौड़ी में कितना 100। अब देखिए जब कौड़ी हटेगी तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स का मान आ गया कितना 10। समझ में आया? अब इतना आ गया, तब हम यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तब जब यक्स का मान 10 हो गया तब लंबाई कितनी है, लंबाई 5 यक्स है, ठीक है, 5 यक्स है, अर्थात हम इस प्रकार से लिख देते कि 5 × 10 है। तब हम पाएंगे कि लंबाई कितना है 50 हो गया। लंबाई कितनी है 50 फीट है। अब यहीं पे चौड़ाई देख लेंगे, ठीक है, चौड़ाई कितनी है 3 यक्स है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 3 × 50 बराबर क्या आ गया 5 तिहाई, अरे 50 नहीं है 10 ना है, यक्स समान 10, तो 3 एक कम 3 मतलब 30। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमको उस जो यह आयत है उस आयत की जो लंबाई हमको पता चल गई है, वो लंबाई कितना है, वह 50 है और चौड़ाई कितनी है 30 है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे क्या बोला है कि इसका जो है परिधि क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से घेरना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, परिधि पता करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है 2 गुणे लिखेंगे 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, यह क्या है, सूत्र है किसका, परिधि का। समझ में आ रहा है ना? परिधि का क्या है, सूत्र है। अब हमको क्या हो गया, पता हो गया परिधि का सूत्र यह है, परिधि मतलब चारों तरफ से घेरना है। तो अब यहाँ पर हमको लंबाई पता ही है, चौड़ाई पता ही है, अब यहाँ पर मान रख देते हैं। ठीक है, जब मान रखेंगे तो क्या पाएंगे कि 2 गुणे 2 कोष्टक में लंबाई कितना है 50, चौड़ाई कितना है 30। अब जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ गया, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया 80, ये कोष्टक हट गया तो गुणा का चिन्ह। अब कितना आ गया 160, मतलब परिधि कितनी पता हो गई, परिधि बराबर क्या पता हो गया, परिधि बराबर 160 आ गया। मतलब कि जो आयताकार बगीचा है उसको घेरने के लिए हमको कितना 160 फीट का तार लगेगा। कितना का तार लगेगा, 160 फीट का तार लगेगा। तो चलिए अब हमको क्या करते हैं, 1 फीट जबकि हमको पता है कि जो है 1 फीट तार खरीदेंगे तो 12 रुपया लगेगा, तब हमको कितना फीट तार खरीदना है, 160 फीट तार खरीदना है। तो चलिए तब यहाँ पर लिखेंगे कि तार का मूल्य कितना है 12 रुपया पर फीट है। तो कितना यहाँ पर 160 फीट है। तो अब गुणा करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 12 0 यहाँ 0, 12 छक 72। ठीक है, 12 एक कम 12, 12 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 19। यह क्या है, रुपए है। मतलब कि इस आयताकार बगीचे को घेरने के लिए हमको 1920 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों को आया?
जिसको सवाल जहाँ से आपको समझ में नहीं आए आप तुरंत हमसे पूछिए और हम आपको तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से उसको हल किया जा सकता है। देखिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 भुजाओं से बंद आकृति या बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बताया कि क्या त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। कह रहे कि भुजाओं एवं कोणों के आधार पर भुजाओं के नाम का संक्षिप्त वर्णन करिए। मतलब कि त्रिभुज का जो कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इनका हमको क्या करना है, भुजा के आधार पर और क्या है, कोण के आधार पर इनको क्या करिए, वर्गीकरण करिए और चित्रण करते हुए हमको क्या करिए, समझाइए। हमने जैसे प्रश्न पूछा था कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज 3 भुजाओं के बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को, 3 भुजाओं के बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये बंद आकृति हो गई ना, इसी को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। समझ में कि नहीं। अगला है, कह रहा है कि भुजा एवं कोण के आधार पर भुजाओं के नाम लिखिए और उसका संक्षिप्त वर्णन करिए। तो भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो पहली बात है कि भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी सारी भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। उसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं और तीसरी भुजा कम या बड़ी, ज़्यादा छोटी हो सकती हैं या तो बड़ी हो सकती हैं, लेकिन 2 भुजाएं क्या होती हैं, ये मान लीजिए कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, यहाँ पर ये 5 होगा, यह 5 होगा, लेकिन ये नीचे वाला 3 होगा या 6 होगा, लेकिन 5 नहीं होगा। आगे बोल रहा है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी तीनों भुजाएं क्या है, असमान होती हैं। मतलब कि कोई 1 होगा तो कोई 2 होगा तो कोई 3 होगा, प्रत्येक भुजाएं क्या होंगी, अलग अलग होंगी। समझ में। आगे बोला है कि कोण के आधार पर बांटिए। तो कोण के आधार पर हम बांटेंगे, तो कोण के आधार पर भी बांटेंगे तो इनके 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जिनके बीच का बना कोण कैसा होता है, 90 अंश से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, 90 अंश से क्या होता है, कम होता है। यह क्या है, 90 अंश से क्या होता है, कम होगा। जो थीटा का मान यहाँ पर होगा वो 90 अंश से कम होगा। समझ में कि नहीं। और क्या है, समकोण, जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, समकोण होंगी, 90 अंश की होंगी। अधिक कोण, जिसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, 180 अंश की होंगी। समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया कि 180 अंश से, मतलब कि 180 अंश की नहीं, मतलब कि 90 से अधिक होंगी। ठीक है, 90 से अधिक होंगी। समझ में आया ना। थीटा का मान यहाँ पर 90 से अधिक होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अरे यार 90 से वही बात हो गई। थीटा बराबर 90 अंश से अधिक। समझ में आया। समझ में। एक बार आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि ये 3 बंद आकृति को, 3 भुजाओं के बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर कोण के आधार पर बांटा गया है। तो ये न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण वह कोण होता है जिनका कोण जो है 90 अंश से छोटा रहता है। समकोण वह कोण होता है जिनका प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 अंश से अधिक होता है। समझ में आया कि नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या आया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है, उस अगले प्रश्न को देखते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं कि रचित अपनी मासिक आय का, मतलब कि महीने का आय का जो वो कमाता है, एक महीने में जितना रुपये कमाता है उसमें से 80% वो रुपये का क्या कर देता है, खर्च कर देता है। पर
महीने में वो उसका जो है करके वह 120 रुपये मासिक बचाता है। ठीक है, तो उसकी वार्षिक आय या खर्च ज्ञात करिए। उसकी मासिक आय भी वार्षिक आय भी बताना है कि उसके कितना कमाया, ठीक है, और कितना खर्च किया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। पहले कह रहा है कि रचित की मासिक आय कितना है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि माना कि रचित की मासिक आय X रुपये है। मतलब कि वह महीने में क्या करता है, X रुपये क्या कर लेता है, कमा लेता है। तो X रुपये का 80% वो खर्च करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मासिक खर्च कितना होगा भाई? मासिक खर्च होगा X का 80% वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो इससे यह कट गया, 2 से कटा 4 बार में, यह कटा 5 बार में। मतलब कि उसका मासिक खर्च कितना है, 4/5 X रुपये क्या है, उसका मासिक खर्च है। ठीक, तो बचा कितना रहा है? अब यहाँ पर लिखेंगे कि मासिक बचत कितना है, 80% तो खर्च कर दे रहा है, तो 20% तो बच रहा है ना उसका। तो यहाँ पर लिखेंगे 20% बटे क्या, 100। अब ये कह रहा है कि जो बच रहा है वह 120 रुपये क्या है, वो बचा ले रहा है। तो 120 रुपये कर दिए, इसके बराबर 120 होगा। अब क्या करिए, काट लीजिए, 5 चौक को 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, X तो यही रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या आ गया, अब ये इसका गुणा है, तो 12 पचे क्या होता है, 60 होता है, और ये 0 पहले ही से था। मतलब कि X का मान हमको प्राप्त हो गया। X का मान कितना है, 60 है। तो यहाँ पर हमको मासिक आय भी जो है यहाँ पर पता चल जाएगी और उसका खर्च भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसकी अब यहाँ पर क्या है, X का मान जो है, X का मान कितना है, 600 रुपये। मतलब वह कितना कमा रहा है, 600 रुपये जो है कमा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं कि इसका जो है मासिक खर्च कितना है। ठीक है, तो मासिक खर्च 4/5 गुणे X की जगह पे क्या है, 600 है। अब काट लीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0 यहीं पे आ गया। ठीक है, 120 आ गया। कितना आया, 120 आ गया। अब ये 120 का गुणा इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर आगे आया कि 4 गुणे 12, तो 12 चौक 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 480 रुपये क्या कर देता है, वह खर्च कर देता है। ठीक है, बात समझ में आ? तो यह बोला है कि उसकी मासिक, पहले आपको वार्षिक आय बताना है। आय मतलब उसकी जो है साल भर में वो कितना रुपये कमा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि वार्षिक आय बराबर क्या होगा, वार्षिक मतलब कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 गुणे कितना कमा रहा है, 600 रुपया कमा रहा है। तो अब यहाँ पर 12 छक 72, मतलब कि वह साल भर में कितना कमा रहा है, उसकी साल भर की आय कितना रुपये है, 7,200 रुपये वो कमा रहा है। खर्च कितना कर रहा है, यहाँ पर लिखेंगे वार्षिक खर्च। वार्षिक खर्च 12 महीना खर्च करेगा, क्या रुपये की दर से, 480 रुपये की दर से। अब कर लेते हैं, अब कितना होगा, 12
यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ। 480 12 0 फिर 8 फिर उसके बाद 8 1 9 फिर इसके बाद इसको उतार देंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए जहाँ पर आपको समझ में नहीं आए आप तुरंत पूछिएगा। ठीक है, उसका जो है साल भर का खर्च कितना हो गया, इतना रुपये वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो हमें उसका वार्षिक जो है क्या करना है, आय बताना था। हमने वार्षिक आय बता दिया कि उसकी वार्षिक आय कितनी है, 7,200 रुपये है। वो पूछा है कि खर्च बताइए कितना है, तो खर्च कितना है, 5,760 रुपये उसका वार्षिक खर्च है। समझ में कि नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार का आया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न पढ़ते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया है। कह रहा है कि रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। जो रमेश का बगीचा है उसमें विभिन्न प्रकार के क्या है, फूल लगाए गए हैं। जो नीचे दी गई साड़ी में फूलों की जो है संख्या दी गई है, जो फूल के नाम और फूल की संख्या दी गई है। इसको कह रहा है, इनको क्या करिएगा, पिक्टोग्राफ में, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ द्वारा क्या करिए, प्रदर्शित करिए। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने के लिए हम सबसे पहले इस चार्ट को बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या है, फूलों के नाम, फूलों के नाम। यहाँ पर लिखेंगे फूलों की संख्या। ठीक, फिर 35। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक है, कि हमको जो पिक्टोग्राफ के लिए जो संकेत बनाए हैं, जो संकेत बनाए हैं वो फूलों का जो संकेत कैसा होगा, उनके लिए एक चिन्ह बना लेंगे। कैसे कि एक फूल इस प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, और इसके इस चिन्ह के बराबर क्या है, 5। ठीक है, 5 फूलों की संख्या होगा। ठीक है, 5 फूलों की संख्या, अगर एक ठे फूल ऐसा बना दिए तो वह 5 फूलों की संख्या के बराबर होगा। ठीक है, तब अब यहाँ पर कितने फूल लगेंगे, कितने लगेंगे, यहाँ पर भाग कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 है ना, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 बार, तो हमको यहाँ पर कितने फूल बनाने पड़ेंगे, 5 फूल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, बना लेंगे 5 फूल ऐसे ऐसे करके। ठीक है, बात समझ में आया ना। इस तरह हमको 5 फूल बना लेने हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 2 फूल बनाने हैं, क्योंकि ये 10 है तो 2 फूल बना लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 15 है तो 3 फूल बना दीजिएगा। फिर यहाँ 45 है तो 9 फूल बनाने हैं। ठीक है, कितना हुआ, 4 5 6 7, फिर ये 8, फिर ये 9। ठीक, 9 पेड़। अब यहाँ पर 7 35 है तो 7 को बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने इस प्रकार के फूल बनाकर इसको जो है पिक्टोग्राफ में पूछा था, हमने पिक्टोग्राफ में इसको प्रदर्शित कर दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और उसको समझने का प्रयास करते हैं।
इसमें कुछ नहीं करना था, इसको प्रदर्शित करना है पिक्टोग्राफ में। पिक्टोग्राफ का अर्थ यही होता है कि उसको जो है हमको चित्र के द्वारा हमको प्रदर्शित करना है, चित्र बनाकर उसको क्या करिएगा, समझाना है, बताना है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि मैंने एक ही फूल के जो है नाम को लिया है और एक ही फूल बना दिया है। आपका मन करेगा तो आप अलग अलग प्रकार के फूल का नाम लिखेंगे और उसके लिए अलग संकेत बनाएंगे, और जो है अलग संकेत बना के, जैसे यहाँ पर मैं एक ही संकेत पे किया हूँ, ठीक है, अलग अलग संकेत बनाकर आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक वृत्त है, वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त की परिधि 22 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, पहली बात हम किसकी बात हो रही है, यह वृत्त की बात हो रही है, वृत्त की बात हो रही है। वृत्त की परिधि परिधि अब एक बात बताइए, वृत्त की जो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। अगला बात पूछ रहा है कि वृत्त का क्या करिए, क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, यह सूत्र है। और इसी सूत्र से हमको क्या करना है, ज्ञात कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं है। सबसे पहले हमको अगर त्रिज्या पता होगी, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या के बिना हमको क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा, और हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परिधि बराबर क्या दिया है, परिधि बराबर की दिया है 22 मीटर दिया है, ठीक है, 22 मीटर परिधि दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 22 मीटर दिया है। अब क्या करते हैं, परिधि का सूत्र लिख लेते हैं। तो परिधि बराबर क्या होगा, 2πr, ठीक। अब परिधि का सूत्र हमको पहले ही से पता है कितना है, अब ये परिधि बराबर हमने 2πr लिख दिया, ठीक। अब इसके बराबर में क्या है, 22 है, ठीक है, यह 22 मीटर है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यह इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यहाँ से हमको क्या है, इसका मान क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 × 22/7 × r बराबर 22 है। अब एक बात देखिए ध्यान से, इस 22 से हम इस 22 को काट देंगे, ऐसा करते हैं कि बदल देते हैं ताकि कोई समस्या न रहे, ठीक है। यह क्या है, गुणा का चिन्ह, तो गुणा जाएगा तो भाग हो जाएगा यहाँ पर, तो r बराबर क्या लिखेंगे कि 22/2, ठीक। फिर यह क्या है, गुणा है, ऊपर वाला गुणा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, यह 7 भाग है तो जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करते हैं, इस 22 से इस 22 को काट देते हैं, 7 को काट देते हैं इससे, तो r बराबर क्या प्राप्त हो गया, 7/2 प्राप्त हो गया, किसकी, त्रिज्या हमको प्राप्त हो गई। समझ में आया कि नहीं आया। और अब बारी है किसका, क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr² होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, ठीक। अब r का मान हमने पहले से पता कर लिया है, कितना है, 7/2, ये 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए हमको 2 बार लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब समझ में आया यहाँ तक। अब काटना है तो काट दीजिए, इससे यह कट गया, इससे यह कट गया 11 बार में, समझ में आया ना। अब इसका गुणा करेंगे इसमें, तो कितना हो गया, 77/11 से 77 ये पूरा कट गया, नीचे का, ऊपर का भी इतना कट गया था, यह बचा क्या, 2। अब इसको काट देते हैं, कितना आएगा, 3। फिर उसके बाद इधर चल गया 8.5, यह क्या है, उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, 38.5 मीटर होगा, ठीक है। 38.5 मीटर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। समझ में आया कि नहीं आया। जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आया तुरंत आप पूछिए कि यहाँ पर सर यह सवाल नहीं समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया, जो भी पूछना है तुरंत पूछिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया है। अगले प्रश्न में क्या दिया है कि एक कक्षा में कितने 60 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर लिख देंगे
कि कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? 60 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 60 है। फिर कह रहा है कि जिसमें से 50% जो है विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रथम श्रेणी में कितने बच्चे पास हो गए हैं उसको कर लेते हैं क्लियर। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या, उत्तीर्ण होने की संख्या कितनी है? 50% पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 60 × 50 बट्टे 100, इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, 6 बचे 30, मतलब कि 30 विद्यार्थी थे जो प्रथम श्रेणी में क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न कह रहा है कि 40% विद्यार्थी जो हैं द्वितीय श्रेणी में पास हुए हैं। तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में लिख देते हैं कि द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या। अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे? 40% बोला है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 60 × 40 बट्टे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इससे यह कट गया, इस जीरो से एक जीरो कट गया, 6 और 4 बचा, 6 चौको 24 विद्यार्थी हैं जो द्वितीय श्रेणी में क्या हुए हैं? पास हो गए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आता है लास्ट में, कह रहा है कि जो शेष बच्चे विद्यार्थी हैं वो किस में पास हुए हैं? तृतीय श्रेणी में वो क्या है? पास हो गए हैं। तो बताइए तृतीय श्रेणी में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? तो चलिए हम तृतीय श्रेणी में पता कर लेते हैं। तो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या कितनी है? पहला काम करेंगे कि 60 गुणे, अब देखिए यहाँ पर क्या है? 50% और 40%, 90% खत्म हो गए विद्यार्थी, पहले और द्वितीय में चल गए हैं। तो बचे कितने? 10% विद्यार्थी किस में बच गए? तृतीय में। तो ये 0 से ये कट गया, ये 0 से 6 विद्यार्थी क्या है? 6 विद्यार्थी जो है तृतीय श्रेणी में क्या हुए हैं? पास हुए हैं, मतलब कि उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 6 विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में क्या हुए हैं? उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि a बराबर क्या है? 2 है। a बराबर क्या है? 2 है। तब इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। किसका मान? पहला क्या दिया है प्रश्न कि 5a² + 4a - 2। अब यहाँ पर a बराबर हमका a का मान क्या दिया है? a बराबर क्या दिया है? 2 दिया है। तो जहाँ जहाँ पर आपको a दिखाई दे वहाँ पर 2 रख देना है। तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिख दीजिए। a की जगह पे क्या रखना है? 2। फिर उसके बाद 4 है, 4 की जगह 4, उसके बाद a है, a की जगह पे क्या रखना है? 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? -2। अब इसका करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 पंजे 20 धन दूध इसका है 4 दूना के 8, यहाँ पर क्या है? -2। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 28 -2 बराबर क्या आ गया? 26। पहले का मान क्या आ गया? 26 आ गया। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? ठीक है, यहीं पे हल कर देते हैं। यह कह रहा है कि a का क्यूब धन 4b² + 3a का मान ज्ञात करिए। तो जबकि हमको पता है कि ये बराबर क्या है? 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 2 का क्यूब धन 4a² फिर 3 गुणे 2। अब इसका करके 2 दूनी 4, 4 दूना के 8, अरे धन 2 फिर 2 दूना के
4, इसको कर देंगे तो आ गया 6। ठीक है, इसको करेंगे तो 16, ये पहले इसको कर लेते हैं, 8 धन 16 धन 6। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हो गया, 24 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो यह प्रीवियस ईयर का जो 2023 का पेपर था वो समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अगले पेपर को हल करने के लिए प्रयास करेंगे।